मैं माननीय सदस्यगण, ऐसा नहीं है कि मैं कोई शायर हूं, पर इतना मत बोलो कि लोग चुप होने का इंतजार करें। इतना बोलकर चुप हो कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। मैसेज फ्रॉम दी लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd March 2023 passed the Appropriation Bill 2023. The Speaker has certified that this bill is a money bill within the meaning of Article 110 of the Constitution of India. I lay a copy of the bill on the table. मैं शायर तो नहीं, फिर भी ये कहना चाहूंगा कि उतना बोलो, उतना ही बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतजार ना करें। और इतना सुनो कि लोग आपके बोलने का इंतजार करें। दोनों बातें उपसभापति ने कही है अपने अंदाज में, और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पर यह निशाना है पूजा, क्योंकि दोनों तरफों से इतनी बातें बोली जाती है कि एक पक्ष दूसरे की सुनता नहीं है और दूसरा जो कुछ बोलता है वो दूसरा पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कम से कम सभापति को ये लग रहा है, आसन को ये लग रहा है कि सदन कैसे चलाया जाए, और एक माहौल जो होता है सदन में, लाइट माहौल जिसको कहते हैं, वो बनाने की कोशिश है। और आप देखें कि राज्यसभा में जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो इस वक्त कुछ जो काम होते हैं, विधायी काम होते हैं, उसको ले रहे हैं, क्योंकि वो विधायी काम जरूरी होते हैं राज्यसभा से पास करवाने, और उसको कम से कम सत्ता और विपक्ष दोनों नहीं रोक सकता, क्योंकि वो जरूरत भी है सदन को चलाने के लिए। तो वो प्रक्रियाएं शुरू हो रही है। हालांकि लोकसभा की कार्रवाई पूजा शुरू होते ही तुरंत एडजर्न हो गई, और वहां इतना हंगामा था कि एडजर्न करना पड़ा लोकसभा अध्यक्ष को। फिर भी राज्यसभा की कार्रवाई थोड़ी बहुत देर के लिए ही सही चल रही है, और आप देखें कि कुछ मंत्री भी कुछ जो सीट पर हैं वो अपना पेपर लेकर रहे हैं, वो अपने अपने जो किसी वो संगठन और अपने मंत्रालयों का जो पेपर होता है उसको ले कर रहे हैं। बहुत सी कमेटियों के पेपर होते हैं वो ले हो रहे हैं, क्योंकि वो कमेटियों के पेपर जब तक सदन में ले होंगे नहीं, पेश होंगे नहीं, वो पास नहीं होंगे। तो ये एक मजबूरी भी है और एक विधायी शक्ति भी है संसद के पास, तो उस शक्ति का प्रयोग संसद को करना पड़ता है। और राज्यसभा में आप देखें वही फिलहाल हो रहा है। इसको सत्ता और विपक्ष दोनों नहीं रोकेगा, क्योंकि अगर ये ना होंगे तो बहुत से जरूरी काम जो है वो लटक जाएंगे पूजा। हाँ, और शायद यही वजह है कि ये प्रयास भी किए जा रहे हैं कि अब शांतिपूर्ण तरीके से सदन चले, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई। पर देखिए, एक बात जो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ज़्यादा खास है वो ये कि एक तरफ जहां विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है। और अब ऐसे कई विषय हो गए हैं जिससे ये समझ में आ रहा है अमित जी कि 2024 के चुनाव के लिए अब रणनीति पर काम हर कोई कर रहा है और अभी ट्रायल चल रहे हैं। बिल्कुल, और आप देखें जैसे जैसे 2024 निकट आ रहा है, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहा है। आज से प्रधानमंत्री ने जो आगाज शुरू किया है, काशी में वो हैं इस वक्त, और बनारसी में कई एक परियोजनाओं को हरी झंडी दे रहे हैं। वहाँ के वो सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, और काशी से जो ये मिशन शुरू होगा 2024 का, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मिशन में शामिल किया है, वो एक तरीके से पूरे चुनावी माहौल में बदल जाएगा। और उसकी कार्ड विपक्ष के पास क्या है, क्योंकि विपक्ष में एकजुटता तो अभी दिख नहीं रही है, और जब होगी तब की बात अलग है। लेकिन फिलहाल विपक्ष को यह लगता है कि कम से कम जो एजेंसियों के दुरुपयोग हैं उसी के छाते के नीचे खुद को एकजुट किया जाए, और उसी के लिए विपक्ष कोशिश कर रहा है, उसी के नाम पे विपक्ष कोशिश ये कर रहा है। अब राहुल गांधी का नया मामला सामने आया है। आपने देखा होगा कि लंदन के बयान के बाद राहुल गांधी अब दूसरी बार, जो उनको कल सजा मिली है सूरत कोर्ट से, तो उस पर घिर रहे हैं। अब उनकी संसद सदस्यता जो है, सीट तो लोकसभा में बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि जब तक लोकसभा अध्यक्ष नहीं चाहेंगे, नहीं कहेंगे, तब तक राहुल की सीट जो है वो नहीं मिल सकती। अगर अगली कोर्ट कोई उस पर उस फैसले पर, सूरत कोर्ट के फैसले पर रुकावट डालती हो, तो तब तक राहुल कहीं बैठने के लायक अभी फिलहाल नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ये चाहेंगे तो उनको वो सीट निर्धारित होगी जिस पर वो बैठ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का फैसला उनके विषय में आ चुका है और कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी है, दोषी करार हुए हैं। तो अब कुल मामला जो है, ये राजनीतिक तौर पर विपक्ष इस मामले को एक नए अमली जामे पहनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष को लगता है कि
ये सारी चीजें जो है उसके ही नेताओं पर क्यों हो रही है। हालांकि ये कोर्ट का फैसला है, उस विषय में कोई टिप्पणी ना विपक्ष कर रहा है और सत्ता पक्ष तो उसे एक तरीके से अपनी जीत बता ही रहा है, लेकिन विपक्ष को यह लगता है कि अगली कोर्ट से जब तक सुनवाई हो और उस कोर्ट में ये ऑर्डर स्टे हो तब तक राहुल गांधी को अपनी जगह पर बैठने देना चाहिए। अभी राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे हैं, हालांकि सदन की कार्रवाई जो है वो एडजर्न हो गई है और वो जो विपक्षी दल की बैठक चल रही थी उसमें भी राहुल गांधी शिरकत करते हुए नजर आए थे। तो बिल्कुल देखिए, और तस्वीरों में देख भी रहे हैं ये तस्वीरें जहां पर विपक्षी एकजुटता की कोशिश दिखाने की जा रही है और दूसरी तरफ यहां पर देखिए जो बैठक अभी चल रही है उसमें राहुल गांधी भी मौजूद हैं। ये उससे पहले की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, फिर राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे हैं। अब देखिए, एक तो ये संकट की घड़ी जरूर है कांग्रेस के लिए, इसलिए भी क्योंकि एक तरफ जब राहुल गांधी की इमेज बिल्डअप का काम किया जा रहा था, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अब एक बड़ी चुनौती बनकर राहुल गांधी अब बीजेपी के समक्ष जरूर उभरेंगे, क्योंकि वो तो भारत जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात नहीं करते हैं। लेकिन अब एक नई इमेज देखिए लगातार किस तरीके से बिल्डअप की जा रही है जो सत्ता पक्ष की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी ने लगातार ये कहा कि राहुल गांधी अहंकारी हैं और यही हमले किए जा रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर कि वो अहंकारी हैं और उनकी पार्टी के लोग भी इस बात को कहते हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा बीजेपी ने खोला हुआ है। तो कल सूरत कोर्ट ने सजा दी, उस सजा के पहले की पृष्ठभूमि मैं आपको बताता हूं। फुटर स्कैम में जब लालू यादव को सजा मिल रही थी तो उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और आपको याद होगा कि एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश बना था जिसमें राजनेताओं को अगर कोई सजा मिल भी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी नहीं जाती है, ये एक अध्यादेश था। और उस अध्यादेश को तत्कालीन उपाध्यक्ष थे कांग्रेस के राहुल गांधी, उन्होंने प्रेस क्लब में आकर फाड़ दिया था और मनमोहन सिंह विदेश में थे उस समय, तो मनमोहन सिंह की छवि को भी काफी धक्का लगा था कि जो एक प्रधानमंत्री के कैबिनेट की तरफ से एक अध्यादेश पारित किया जाता हो उसको एक व्यक्ति जो राजनेता हो, भले ही वो कांग्रेस पार्टी का हो और कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, लेकिन वो फाड़ नहीं सकता। राहुल गांधी ने फाड़ा था और इसके बाद सरकार ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में बहुत ढीला रखा था इस मामले को लेकर। तो आज देखिए परिणति कैसे बदलती है, उसी फैसले, वही अध्यादेश अगर रहता तो शायद राहुल गांधी आज बच जाते, लेकिन अध्यादेश चूंकि राहुल गांधी ने फाड़ा था, उस समय की सरकार ने पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की और जो सजा मुकर्रर हो गई वो 2 साल की सजा मुकर्रर हो गई कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल तक दोषी है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। वही फैसला सूरत कोर्ट ने दिया है और उसी फैसले में राहुल गांधी अब अपनी सदस्यता खोने के लिए तैयार हैं। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी कई बड़ी बातें भी हैं, जैसा अमित जी भी जिन बात का जिक्र कर रहे थे कि खुद अपनी ही सरकार के दौरान में अगर वो उस दौरान में अध्यादेश ना पढ़ा होता राहुल गांधी ने तो हो सकता है कि उनके लिए भी ये थोड़ी राहत की बात होती, लेकिन उस दौरान में भी उसको भी यही दर्शाया जा रहा है कि देखिए तब भी अहंकार था। राहुल गांधी अपनी सरकार में भी किसी की नहीं सुनते थे और आज भी वो देश के संविधान को नहीं मानते, वो देश की नहीं सुनते, लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते और जिस तरीके से कल के फैसले को लेकर भी कांग्रेस ने यही हमला बोला अमित जी, उससे भी यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो एक बात तो यह भी है कि खुद कांग्रेस भी बार बार मौका दे रही है बीजेपी को इस घेराव का। बिल्कुल, और आप देखें कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने एक किताब लिखी है और उस किताब में इस बात का जिक्र किया है काफ़ी तफसील से कि जो हेमंत बिश्व शर्मा है उसको राहुल गांधी ने किस तरह से उसकी बेइज्जती की थी घर बुलाकर और उसके बाद सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद को कहा था कि इसको मैनेज करो। और जब वो बीजेपी चले गए तो भारतीय जनता पार्टी को हेमंत बिश्व शर्मा से कितना फ़ायदा हो रहा है कि उस नॉर्थ ईस्ट पूरा कांग्रेस के हाथ से छिन रहा है। तो ये एक तरीके की बात खुद कांग्रेस के जो पूर्व नेता रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो आरोप लगाने से कौन रोक सकता है और भारतीय जनता पार्टी तो इसी पे कहेगी कि भाई ये जो अहंकार राहुल गांधी का था और लगातार कहा जा रहा है, थोड़ी देर पहले 2 मंत्रियों की तरफ से बयान आया कि राहुल गांधी का अहंकार जो है वो उसको ले डूब रहा है। तो अब ये आत्ममंथन का वक्त है खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लिए भी कि क्या जो बयान हुए एक चीज जरूर देखने को मिल रही है, व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का अंदाज बदला बदला सा नजर आ रहा है, ये थोड़ा सधा सधा सा नजर आ रहा है। शांति से बैठे हैं, खामोशी से बैठे हैं, चंद शब्द कह रहे हैं और निकल रहे हैं। राहुल अपने तरीके की राजनीति करते हैं पूजा, और उनको जो ठीक समझ में आता है वही वो करते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसे नेताओं की जगह बहुत कम होती है, क्योंकि भारतीय राजनीति एक सामंजस्य की राजनीति होती है जिसमें आपको बड़े छोटे सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। किसी की कोई यूएसपी होती है, किसी की कोई अच्छी चीज़ होती है, उसको आपको समावेशित करना पड़ता है। और ख़ास तौर से कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं राहुल गांधी पर, उसके नेतृत्व पर जो पहले भी सवाल उठे थे जब वो अध्यक्ष थे, कि वो एक कोटरी से घिरे रहते हैं और वो कोटरी जो है वो उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो गैर राजनीतिक हैं, तो राजनीतिक तौर पर फैसले लेने में वो सक्षम नहीं है। और यही वजह
है कि आप देखें कांग्रेस के अंदर से ही आवाज पहले भी उठी थी, जी। अभी भी उठ रही है, और कांग्रेस के पूर्व नेता भी इस बात से काफी चिंतित थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी चलेगी कैसे। जिस राह पे अभी कांग्रेस आकर खड़ी हुई है, भले ही वो भारत जोड़ो यात्रा करके लौटे हों, लेकिन उसका नतीजा कितना मिल रहा है पार्टी को, ये सबसे ज्यादा बड़ी बात है। और विपक्ष इसी बात के लिए, खासतौर से ममता बनर्जी इसी बात को उठा रही है बार बार कि अगर राहुल गांधी को चेहरा बनाया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी में वो यूएसपी नहीं है अकॉर्डिंग टू ममता बनर्जी कि उन्हें वो रोक पाए। तो ये कुल मिलाकर ऐसी चीजें हैं जो विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर एक मत नहीं है। अच्छा, एक ये बात भी है, लेकिन अगर ये बात आती है तो अमित जी, कांग्रेस तो पहले क्लियर कर चुकी है कि हमको अभी जिस तरीके से हमने देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जब लोगों को साथ लाने की कोशिश की, जैसे उन्होंने कहा कि सबको साथ आना होगा अगर 2024 में हमें बीजेपी को टक्कर देनी है, और वो खुद कांग्रेस नेतृत्व की बात भी नहीं कर रही, फिर भी संभावनाएं कम है? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि संभावनाएं जो तलाश रही है कांग्रेस या जो विपक्ष के दल संभावनाएं तलाश रहे हैं इस गठबंधन के लिए, उस गठबंधन का प्रारूप क्या होगा ये तो आपको बताना पड़ेगा ना जनता को कि गठबंधन में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से दल एक साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं बताएंगे मतदाता कंफ्यूज रहता है कि आखिर वोट किसको देंगे। हाँ, किसके साथ किसका गठबंधन है, उन नेताओं को जमीन पर उतरकर एक दूसरे के लिए प्रचार करना होता है, तभी वोटर जो हैं वो शिफ्ट होते हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो अभी तक शुरू ही नहीं हुई हैं, और जब शुरू होंगी तब 2024 का चुनाव के लिए जो तैयारी हो रही है उसमें कांग्रेस अपनी भूमिका समझती है कि सर्वोपरि है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस इसको अंजाम तक पहुंचाएगी, लेकिन सवाल यह है कि वो भूमिका कब शुरू करेगी कांग्रेस, क्योंकि अब तक तो अपने ही उहापों में जुटी है कांग्रेस। संसद का सत्र जो चल रहा है वो 6 तारीख तक है, और उसके पहले लगातार संसद के सत्र में राहुल गांधी की माफी की मांग और विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा है। सत्र चलने से रहा, अब सड़क पर यह संग्राम होगा। सड़क पर संग्राम क्या कांग्रेस अकेले करेगी या विपक्षी दलों के साथ करेगी, यह तय करना कांग्रेस का काम है, और यह तय करने के लिए उसे सारे विपक्षी दलों की सहमति लेनी पड़ेगी।